अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट हाफ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम जो स्टडी करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में लाइट स्टडी की, साउंड स्टडी की, अब हम इनको लाइट स्टडी करेंगे। लाइट में जो हम सबसे पहले टॉपिक स्टडी करेंगे वो रिफ्लेक्शंस। जो फर्स्ट हाफ में लेक्चर नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे वो रिफ्लेक्शंस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of reflection and laws of reflection के बाद प्रॉब्लम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स, next some terminologies, next using of equation of refractive index। कि ये जो टॉपिक्स हैं आज हमारे लेक्चर में हम इनको स्टडी करेंगे। इनको टर्न बाय टर्न एलैबोरेशन के साथ हम स्टडी आउट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है लाइट का। लाइट जैसे आपको पता है कि एक मेन फोकस यूनिट होती है। लाइट इज मेन फोकस यूनिट। कि लाइट सबसे मेन जो है वो फोकस यूनिट होती है। जब हम लाइट को मेन फोकस यूनिट स्टडी करते हैं तो मेन फोकस यूनिट में हम डिफरेंट फिनोमेनास ऑफ लाइट भी स्टडी करते हैं। जब हम डिफरेंट फिनोमेनास ऑफ लाइट स्टडी करते हैं तो इसमें हम लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारा स्टडी करते हैं। और जब हम लाइट स्टडी करते हैं तो लाइट में हम मिरर्स को भी स्टडी करते हैं, सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिर हम इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स एंड लेंसेज। हम इमेजेस फॉर्म बाय मिरर्स और लेंसेज भी लाइट की वजह से स्टडी करते हैं, क्योंकि जो भी इमेज फॉर्म होगी, आया वो लेंस में फॉर्म हो या मिरर में फॉर्म हो, वो लाइट से ही फॉर्म होगी। और जो ही वो लाइट से फॉर्म होगी तो इसका फिनोमेना भी कौन सा होगा, आया रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन के अलावा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। अब टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए हम फिनोमेना स्टडी करेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर along the path AO falls on a plane, AO falls on a plane mirror M, it is reflected
along the path OB. The ray AO is called इंसिडेंट रे। कि जो AO रे होगी वो इंसिडेंट रे कहलाएगी, एंड रे ऑफ OB is called रिफ्लेक्टेड रे, और OB को हम रिफ्लेक्टेड रे कहलाएंगे। कैसे, जस्ट परफॉर्मिंग है कि ये एक अगर प्लेन सरफेस है तो जो यहाँ से लाइट आ रही है कि A लाइट जो है वो O पे फॉल करेगी, जो ही यहाँ फॉल करेगी ये नॉर्मल N एंड O से डिफ्लेक्ट होकर ये B पे जाएगी। सरफेस हमारे पास कौन सी है कि M की टूवर्ड्स M। अगर हम ये एंगल स्टडी करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। अगर हम यहाँ से नॉर्मल से रिफ्लेक्शन एंगल स्टडी करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, एंड प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर पे जो ही लाइट आएगी तो लाइट क्या होगा कि जो ही वो फॉल करेगी A और O पे ऑन द प्लेन मिरर M, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगी O से B की तरफ। वो यहाँ क्या है, मिड पॉइंट है। A से जो ही रे ऑफ लाइट आएगी वो O से पहुँचने के बाद B पे रिफ्लेक्ट होगी, और जो ही वो रिफ्लेक्ट होगी तो हम कहेंगे जो OA लाइट है, जो OA एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो OB एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कि यहाँ रिफ्लेक्शन भी अकर करेगी। द एंगल between incident ray OA and normal and AON is called angle of इंसिडेंस। कि जो ही वो रे A की फॉल करेगी O पे, जो रे ऑफ लाइट है वो फॉल करेगी O पे, और जो एंगल इसका ONA में बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कि हम उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय I, कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I से रिप्रेजेंट होगा। द एंगल between the normal and reflected ray OB and NOB is called angle of रिफ्लेक्शन। कि जो ही वो रे O से B की टूवर्ड्स करेगी रिफ्लेक्ट, जो ही O पोजीशन से वो रे रिफ्लेक्ट होगी तो रे रिफ्लेक्ट होने के साथ वहाँ जो एंगल NOB फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। कि जैसे अभी हमने डायग्राम में इसको स्टडी आउट किया कि ये जो डायग्राम है इसमें जो ही वो लाइट आ रही थी O पे आने के बाद जो N यहाँ मौजूद था
उसके और रे ऑफ लाइट में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी तरह जो ओ फिर बी में वो जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, जो एन ओ और बी में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय आर, कि वो आर से रिप्रेजेंट करेगा। कि ये थी क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की लाइट किस एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है और जो रे आ रही थी उसको हम क्या कहते हैं, जो रे डायरेक्ट आके रिफ्लेक्ट करेगी उस रे को इंसिडेंस कहेंगे और जो रे रिफ्लेक्ट हुई है उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इज phenomenon of reflection is when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium a part of it turns back in the same medium। कि फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे किस तरह एक्ट करते हैं कि व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अनदर मीडियम अ पार्ट ऑफ इट्स टर्न बैक इन द सेम मीडियम। कि जो ही रिफ्लेक्शन तब अकर करेगी जब लाइट ऑफ ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरी मीडियम, तो जो ही कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो फिनोमेना रिफ्लेक्शन का शो करवाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो रिफ्लेक्शन के कवानीन हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला नंबर 1 द इंसिडेंट रे, the incident ray, the normal and reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane। कि जो इंसिडेंट रे होगी और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे वो सारे क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऑल द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि सब एक ही प्लेन में रिफ्लेक्ट होंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कि आई विल बी इक्वल टू आर, जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में जो स्टडी किया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जिस पर रे जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर क्या होगा। कि अगर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हम स्टडी करें तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, nature of reflection depends on smoothness of surface
फॉर एग्जांपल कि जो रिफ्लेक्शन है उसकी नेचर किस पे डिपेंड करेगी, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, कि जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। अ स्मूथ सरफेस of silver reflects rays of light in one direction only. The reflection by the surface is called रेगुलर रिफ्लेक्शंस। कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस में हमने रेगुलर रिफ्लेक्शंस स्टडी करने हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस कौन सी रिफ्लेक्शंस होंगी, कि टाइप्स में सबसे पहले बताता है कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है वो स्मूथ सरफेस पे करती है, कि आया जितनी सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगी उतनी अच्छी तरह रिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह एक स्मूथ सरफेस जो सिल्वर वो रिफ्लेक्ट करती है रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, कि उसने एक ही डायरेक्शन में सारी जो रेज ऑफ लाइट हैं उनको रिफ्लेक्ट करना है। जब वो सारी रेज ऑफ लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि आया क्या है कि एक रेगुलर वे से रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, रेगुलर वे से रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। The rough surfaces of these objects reflects the rays of light in many directions such type of reflection is called irregular reflection। कि जो रफ सरफेसेस पे रिफ्लेक्ट करेगी रेज ऑफ लाइट, कि जो ही द रफ सरफेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स reflects the rays of light in many directions, such type of reflection is called irregular reflections। कि ऐसी रिफ्लेक्शंस को हम irregular reflections कहेंगे, कि जो सरफेस पे ना रिफ्लेक्ट करते हों। कि जैसे अगर हम इसको स्टडी करें कि अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस मौजूद है तो स्मूथ सरफेस में से जो इंसिडेंट रे होंगी वो एज इट इज़ ही रिफ्लेक्ट होंगी। इंसिडेंट रेट्स स्मूथ सरफेस, कि अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस होगी तो जो भी इंसिडेंट रेज होंगी वो सारी एज इट इज़ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। कि ये क्या है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगी हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहेंगे। कि ऐसी रिफ्लेक्शंस जो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हों, कि जितनी इंसिडेंट ऑफ रेज आ रही हैं जो ही वो स्ट्राइक करेंगे विद द स्मूथ सरफेस तो वो रिफ्लेक्ट होंगी एक ही डायरेक्शन में, और जैसे ही वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी तो उनकी रिफ्लेक्शंस के हम क्या कहेंगे, ये आर रेगुलर रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट इज रफ सरफेस। रफ सरफेस
कि जितनी भी रेज आएंगी इंसिडेंट रेज, जो ही वो वहाँ स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, और जो ही ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो यहाँ देखिए कोई वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्राइक की इन्होंने रफ सरफेसेस के साथ, इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज, कि जो ही वो रफ सरफेसेस के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे तो रफ सरफेसेस क्या करेगा, उनको यूनिट डायरेक्शन यानी वन डायरेक्शन में नहीं करेगा। वन डायरेक्शन में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो एक सरफेस रफ है, उसके ऊपर जो सरफेस है उसकी वो रेगुलर नहीं है, और ना होने की वजह से वो रेज किसी भी एंगल में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। जब वो डिफरेंट एंगल में रिफ्लेक्ट होंगी तो डिफरेंट एंगल में उनकी रिफ्लेक्शन क्या होगी कि आया वो क्या है, वो एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। ये थी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कौन से लॉज इस पे एक्ट करते हैं, कि जैसे हमने दो लॉ स्टडी किए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सेम प्लेन में ही लाई करेंगे, जो ही वो सेम प्लेन में लाई करेंगे तो सेम प्लेन में लाई करने के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसके बाद जो हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टडी किया कि जो रिफ्लेक्शंस हैं वो रेगुलर भी हो सकती हैं और इरेगुलर भी हो सकती हैं। उनकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, सिर्फ सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस स्मूथ होगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस, और अगर सरफेस रफ होगी तो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। लेकिन इसमें हम एक जो फिज़िक्स ऑफ लाइट्स है वो स्टडी करते हैं कि जो ही हम अपनी बुक जो है उस पर जितने भी वर्ड्स होते हैं जो पेजेस पे, वो हमें बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। वो किसकी वजह से नज़र आते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है बुक को, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमारे आइज़ में जब एंटर होती है तो हमें जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट नज़र आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट नो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय प्रिंटेड वर्ड्स, वी सी देम एज ब्लैक एरियाज, कि जो पेजेस पे जो होगा वाइट एरिया वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन जो ही हम वर्ड्स लिखे होंगे वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और जो ही वर्ड्स से रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो वर्ड्स एज इट इज़ हमें ब्लैक कलर में नज़र आएंगे। कि फॉर एग्जांपल ये पेजेस हैं, इस पेज पे आप जब देखेंगे आपको ये रेज नज़र आएगी, राइटिंग नज़र आएगी, वर्ड्स नज़र आएंगे। वो कैसे कि जो ही लाइट क्या होगी वो पेज पे स्मूथ सरफेस पे फॉल करेगी, जो ही वो पेज की सरफेस पे फॉल करेगी तो जो वर्ड्स लिखे होंगे वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी पेज का एरिया होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ पे पहुंचेगी, और जो ही वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में पहुंचेगी तो हमें पेज बुक का नज़र आएगा। लेकिन वर्ड्स क्योंकि उनसे रिफ्लेक्शन नहीं हुई थी इसलिए वो एज इट इज़ ही हमें ब्लैक कलर में नज़र आएंगे। ये थी मेन फिज़िक्स ऑफ लाइट जो हम एवरी डेज में यूज़ करते हैं। ये था हमारा टॉपिक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, के लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल mirrors, a mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror। कि spherical mirror क्या होता है? According to definition, spherical mirror, a mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called spherical मिरर। कि जिसका जो वन एंड है वो पॉलिश्ड हो और किसके साथ या किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास या प्लास्टिक के साथ।
In spherical mirrors, one of the two curved surfaces is coated. One of the two surfaces is coated of red lead oxide paint thus one side of the spherical mirror is opaque and the other is highly polished. कि जो स्फेरिकल मिरर है, जैसे हमने उसकी डेफिनेशन से स्टडी किया कि ये एक ऐसा मिरर है जिसमें एक सरफेस को तो हम रिफ्लेक्टिंग बना लेते हैं, लेकिन दूसरी सरफेस को हम ग्लास या प्लास्टिक से अनरिफ्लेक्टिव बनाते हैं। जो ही हम ग्लास या प्लास्टिक से अनरिफ्लेक्टिव बनाते हैं ताकि जो रेज हैं वो दोनों साइड से ही रिफ्लेक्ट ना हो। जो ही वो रेज दोनों साइडों से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो दोनों साइडों से रिफ्लेक्ट हो गए तो फिर जो इमेज जो है वो फॉर्म नहीं होगी, और अगर इमेज नहीं फॉर्म होगी तो मिरर का क्या फंक्शन है। इसी तरह जो ही हम स्फेरिकल मिरर की कंस्ट्रक्शंस में आते हैं कि आया स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाया जाता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शंस में हम ये स्टडी करते हैं कि वन ऑफ द टू कर्व्ड सरफेस को कि एक सरफेस को सिल्वर के साथ कोट किया जाता है और एक सरफेस को रेड लेड ऑक्साइड के साथ। जो ही हम रेड लेड ऑक्साइड का पेंट करेंगे तो जो एक सरफेस ऑफ द मिरर है वो एक साइड है वो ओपेक होगी और दूसरी साइड हाईली पॉलिश्ड होगी। ओपेक क्या होगा कि ओपेक ऐसा सरफेस होती है या ऐसा फिनोमेना होता है सरफेस में कि जिसमें से लाइट पास आउट नहीं कर सकती। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट में या ओपेक सरफेस में से लाइट ही पास आउट नहीं करेगी तो जब लाइट की पासिंग आउट नहीं होगी तो वहाँ रिफ्लेक्शन भी एक्ट नहीं करेगी। इसी तरह तो जो एक सरफेस है उसको हम पॉलिश्ड बनाएंगे और दूसरी सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे। इसी तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो डिपेंड करेगी ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्फेरिकल के अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम स्टडी करते हैं इसको। ये एक मिरर है, जिसकी एक साइड को हमने हाईली पॉलिश किया है और दूसरी साइड को हम किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से कर देंगे। इसी तरह जो मिरर होगा कि जो ही उसमें से लाइट पास आउट करेगी तो लाइट पास आउट करने के बाद वो लाइट की क्या होगी डिफ्लेक्शंस लाइक दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ओपनिंग, कनकेव मिरर। कि मिरर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक कन्वेक्स मिरर कि जो कन्वेक्स मिरर होगा हम उसकी भी
कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आर पोल, अपर्चर। ये क्या होगा, ये कन्वेक्स मिरर होगा जो अंदर की तरफ इमेजिनेशन इसकी होगी। कि इनमें जो वर्डिंग्स, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, अब हम उनको टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होता है। कनकेव मिरर according to definition, a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror। कि स्फीयर मिरर की ऐसी टाइप जिसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, तो वो क्या कहलाएगा, ये एक कनकेव मिरर है। इन कनकेव मिरर in concave mirror, the size of the image depends on the position of a object। कि कनकेव मिरर में जो हम साइज ऑफ द इमेज स्टडी करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी पोजीशन पे, कि आया उसकी पोजीशन मिरर से नियर है या फार है, कि आया जो वो पोजीशन में मौजूद है वो करीब है या दूर है। बोथ virtual and real images, both visual and real images can be formed by concave mirror। कि concave mirror ऐसा मिरर है जिसमें हमने बहुत रियल एंड वर्चुअल इमेजेस देखेंगे। जब हम रियल और वर्चुअल इमेजेस देखेंगे तो उसको क्या कहलाएगा, वो एक कनकेव मिरर। कि ये क्या है, ये कनकेव मिरर है। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। Convex mirror, according to definition, a spherical mirror whose outer surface is curved is reflecting surface is called convex mirror। कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी जो आउटर सरफेस होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी। जब उसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, एक कन्वेक्स मिरर। In convex mirror, the size of image
is always smaller than the object, कि कन्वेक्स मिरर में जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो हर दफ़ा ही स्मॉलर होगा, आया वो किसी भी पोजीशन पे मौजूद हो, वो जिस मर्जी पोजीशन पे मौजूद हो तो वो स्मॉलर ही मौजूद होगा, क्योंकि जो इसकी जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। जब आउटर सरफेस ही रिफ्लेक्टिंग होगी तो वो एज इट इज़ ही स्मॉलर पाया जाएगा। नेक्स्ट इज, ये था डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज पोल, जो डायग्राम ने हमें स्टडी किया था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसकी स्टडी करते हैं। इट इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ कर्व्ड surfaces or of spherical mirror. It is also called vertex. कि ये क्या है, ये मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सर्फेसिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर में जितनी भी कर्व सर्फेसिस मौजूद हैं ये उन सब कर्व सर्फेसिस का वर्टेक्स पॉइंट है, यहाँ पोल मौजूद है। कि जैसे अभी हमने डायग्राम में स्टडी किया था कि पोल कहाँ मौजूद होता है, जहाँ भी वो कर्व्ड सरफेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a spherical mirror is a part of a sphere. The center of the sphere is called center of curvature। कि जो स्फेरिकल मिरर है वो भी एक स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पाया जाएगा? उसके स्फीयर के सेंटर में, क्योंकि जो मिरर है वो भी तो स्फीयर का पार्ट है। इसी तरह मिरर जो ही स्फीयर का पार्ट होगा तो स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच spherical mirror is a part। कि ये रेडियस ऑफ द स्फीयर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, जिसमें जो स्फीयर होता है उसका रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, it is the line joining center of curvature and pole of the spherical mirror। कि ये क्या है? ये एक लाइन है जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। के प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ मौजूद होगा? कि एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर को ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल
focus. According to definition is after reflection from a concave mirror, the rays of light parallel to the principal axis converge to a पॉइंट F के रिफ्लेक्शन के बाद जो कनकेव मिरर से जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो पैरेलल होंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पॉइंट F. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. कैसे हम प्रिंसिपल फोकस कराएंगे कि जब ही रिफ्लेक्शन होगी एक कनकेव मिरर से, कि जो ही कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे होगी वो पैरेलल होगी टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, कि जो ही वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो वो कन्वर्ज होगी टू ए पॉइंट F और ये प्रिंसिपल फोकस होगा ऑफ द मिरर. कनकेव मिरर is also called converging mirrors, since rays actually pass through this point, therefore it is called रियल फोकस. कि जो ये कनकेव मिरर होगा ये आल्सो एक कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाएगा, क्योंकि जो रेज होंगी वो एक्चुअली पास करेंगी इस पॉइंट से, और जब वो एक्चुअली इस पॉइंट से पास करेंगी तो ये एक रियल फोकस होगा. नेक्स्ट इज ये था केस ऑफ कन्वेक्स कनकेव मिरर. क्या कहा, कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस कहाँ मौजूद होगा और रियल फोकस कहाँ मौजूद होगा. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इन कनकेव मिरर. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर rays parallel to the principal axis, के रेज जो पैरेलल हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to come from a point F situated behind the mirror. In other words, rays of light appear to diverge from F के जो ही इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to come from a point F situated behind the mirror, कि जो ही वो रेज जो है पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे तो वहाँ एक रिफ्लेक्शन अपीयर होगी. तो वो रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो कम होगी फ्रॉम द पॉइंट F, कि जो ही वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉइंट F होगी वो सिचुएटेड होगी बिहाइंड द मिरर, कि वो बिहाइंड द मिरर मौजूद होगी. दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द F
The point is called principal focus of convex mirror। कि कन्वेक्स मिरर का ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल फोकस होगा। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर और आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स, कि जैसे हमने कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर्स कहलाया था, इसी तरह कन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड diverging mirrors। The principal focus of the mirror, the principal focus of the mirror is virtual focus, because the reflected rays do not actually pass through it but appear to do so। कि जो कन्वेक्स मिरर होंगी हम उनको डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज वर्चुअल फोकस बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू देम बट अपीयर टू डू सो। कि जैसे हमने कनकेव मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर्स कहा था क्योंकि उनमें से जो रेज थी वो एक्चुअली पास कर जाती हैं दो पॉइंट से। जब वो एक्चुअली पास करती हैं उस पॉइंट से तो हम कहते हैं ये एक रियल फोकस है कि वहाँ क्या है, कन्वर्ज हुई है मिरर्स। कन्वर्जिंग मिरर में कौन सा रियल फोकस पाया जाता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जेंट मिरर्स कहते हैं। और ये ऐसा मिरर है जिसमें जो प्रिंसिपल फोकस है मिरर का वो वर्चुअल फोकस है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होगी वो एक्चुअली पास आउट नहीं करेगी लेकिन प्रिटेंड करेगी कि मैंने पास किया है। हमने इसकी प्रेजेंटेशन को नहीं देखना कि हमने क्या देखना है कि रियल फोकस क्या है, जिसमें से लाइट की रे क्या है उन्होंने पास आउट किया है। जो ही लाइट की पास आउट होगी तो वो एक रियल फोकस कहलाएगी। लेकिन जो ही यहाँ वो अपीयर करेगी टू डू सो, कि ऐसा करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ जो फोकस होगा वो वर्चुअल फोकस होगा। कि आया क्या है, प्रिंसिपल फोकस भी इनके डिफरेंट हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी डिफरेंट है, प्रिंसिपल फोकस भी डिफरेंट है, और आगे जो इनकी फोकस करके जो रे की रिफ्लेक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हैं, क्योंकि एक को हम कन्वर्जिंग मिरर्स कह रहे हैं और दूसरे को हम डाइवर्जिंग मिरर्स कह रहे हैं। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। Focal length. Focal length, it is the distance, from the pole to the principal focus measured along the principal axis। कि ये एक डिस्टेंस है कहाँ, फ्रॉम द पोल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस measured along the principal axis। The focal length is related to the radius of curvature by f is equal to r over 2।
कि जो फोकल लेंथ है वो रिलेटेड है रेडियस ऑफ अपनी कर्वेचर के, कि कर्वेचर के रेडियस के साथ इस तरह रिलेटेड है कि अगर हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू R ओवर 2। नेक्स्ट इज this means that as the radius of curvature is reduced, so 2 is the focal length of reflecting सरफेस, कि जिस तरह रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिड्यूस करेगा तो 2 फोकल लेंथ भी उसकी रिड्यूस करेगी, क्योंकि R ओवर 2, कि जैसे अगर हम अपने जो जैसे अगर हम कन्वेक्स मिरर को स्टडी करें तो कन्वेक्स मिरर में हम इसका स्टडी करेंगे कि जो हमने पॉइंट्स अभी स्टडी किए हैं उन पॉइंट्स के मुताबिक कन्वेक्स मिरर में कि यहाँ पोल भी मौजूद है, प्रिंसिपल एक्सिस भी मौजूद है, अपर्चर भी है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वर्जिंग इमेज फॉर्म आउट होगी, और जो ही कन्वर्जिंग इमेज फॉर्म आउट होगी तो ये क्या करेगा, ये एक वर्चुअल फोकस होगा, और वर्चुअल फोकस के लिहाज से यहाँ क्या होगी, एक इमेज फॉर्म आउट होगी। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इनके मिरर्स की फोकल लेंथ पर स्टडी करें कि ये जो मिरर मौजूद हैं ये एक मिरर है, और मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, rays of light, falling on the same point, कि जो ही ये एक पॉइंट पर फॉल करेंगी एक पॉइंट पे फॉल करने के बाद जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि यहाँ से हम इसकी क्या मेजर करेंगे, फोकल लेंथ, कि यहाँ से इसकी ये जो है फोकल लेंथ मेजर आउट होगी, क्योंकि जितनी रेस भी आ रही हैं वो रेस जो ही रिफ्लेक्ट होंगी इनर सरफेस से, और जो ही वो इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे आएंगी, और जो ही वो पॉइंट पे आएंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये फोकल लेंथ है, और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है ऑफ द मिरर। कि फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोकल लेंथ ये थी एक कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जो ही लाइट रेज आएंगी, कुछ लाइट रेज क्या होंगी, वो बाउंस बैक हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रिटेंड करेंगी पास आउट होना, लेकिन वो पास आउट नहीं होंगी, और जो ही वो पास आउट नहीं होंगी
कि ये सारी रेज क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। रेडियल लाइन टू नॉर्मल सरफेस, कि ये रेडियल लाइन है टू द नॉर्मल सरफेस की। और फिर यहाँ से हम इसका क्या मेजर आउट करेंगे, फोकल लेंथ, कि यहाँ से इसकी फोकल लेंथ मेजर होगी। और ये क्या है, ये एक कन्वेक्स मिरर है कि जो भी लाइट्स, जैसे हमने डाइवर्जिंग में स्टडी किया है कि वो प्रिटेंड करेंगी पास होना, लेकिन वो रियल में पास आउट नहीं हो सकती। और जो ही वो रियल में पास आउट नहीं होंगी तो उनके पास आउट होने से हम ये स्टडी करेंगे कि आया क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो मेजर होगी, कि जो रेज हैं वो पास आउट नहीं कर सकी। तो ये करैक्टरिस्टिक होंगे इनके फोकस के, कि जैसे अगर हम दोनों का मुवाजना करें, दोनों को डिफरेंस स्टडी करें, तो उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो एगो आर है, जो कनकेव मिरर है, उसने रियल फोकस चेकआउट करवाया है, कि जो ही वो एक रियल फोकस शो करवा रहा है हमें एक ही पॉइंट में, जब वो एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, सारी रेज एंटर कर रही हैं मिरर में, और जो ही वो सारी रेज मिरर में एंटर करेंगी तो वो हमें एक फोकल लेंथ इसमें ये शो करवाएगा कि वो एक रियल फोकस शो करवाएगा। लेकिन जो ही हम कनकेव मिरर की बात करेंगे तो कनकेव मिरर में जो रेज हैं वो सारी डाइवर्ट हो जाएंगी। जो ही वो सारी डाइवर्ट हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है, कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है जिसमें से सारी रेज जो है डाइवर्ट हो गई हैं, और वो एक वर्चुअल फोकस चेकआउट कराएगा, वो कभी भी स्ट्रेट फोकस शो नहीं करवाएगा। नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस, कि फोकस किन पे डिपेंड करता है, कनकेव मिरर यहाँ कन्वेक्स मिरर पे। टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, कि फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, और जो ही फोकस बिहाइंड द मिरर होगा, द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि वही फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, कि वो फ्रंट से भी फोकस होगा, और कन्वेक्स में फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द मिरर। कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। कि सबसे पहला जो पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं कि फोकस लाइज बिहाइंड ऑफ द मिरर, कि वो मिरर के बिहाइंड से डिपेंड करेगा, कि आया फोकस कहाँ से डिपेंडेंस है, फ्रॉम द बिहाइंड। बट इन द कनकेव फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि वो मिरर के फ्रंट में से इफेक्ट करेगा, उसकी इफेक्टनेस कहाँ होगी, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट इज द फोकस is virtual as the rays of light after reflection, as the rays of light after reflection appear to come from the focus,
कि जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस होगा कन्वेक्स में, वो इसलिए फोकस हो गया क्योंकि जो ही रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद रीअपीयर होती है एक ही पॉइंट पे। जब वो एक ही पॉइंट पे रीअपीयर होगी तो वो क्या करेगी, रीअपीयर होने के बाद उसकी जो डिपेंडेंस है वो क्या करेगी। नेक्स्ट, द फोकस इज़ रियल फोकस, कि जैसे अभी हमने डायग्राम में स्टडी किया है कि एक वर्चुअल फोकस शो करता है और एक रियल फोकस शो करता है। द फोकस इज रियल फोकस एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट दी फोकस, कि वो रिफ्लेक्शन के बाद भी एक ही पॉइंट पे अपीयर होते हैं। जो ही वो एक ही पॉइंट पे अपीयर होंगे तो वहाँ रियल फोकस शो करवाया जाएगा। कि नेक्स्ट अगर हम एक पैराबोलिक मिरर स्टडी करें, अगर हम एक पैराबोलिक मिरर स्टडी करें तो पैराबोलिक मिरर आर जस्ट लाइक दिस। पैराबोलिक मिरर कि जो ही रेज आएंगी तो वो रेज क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे अटैच। जो ही वो एक ही पॉइंट पे कलेक्ट आउट होंगी, ये क्या है, एक पैराबोलिक मिरर। तो पैराबोलिक मिरर इज यूज्ड पैराबोलिक मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स, कि जो हेडलाइट्स होती हैं ऑटोमोबाइल्स की, गाड़ियों की, उनमें पैराबोलिक मिरर्स यूज होते हैं। इसलिए तो जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है वो एक ही पॉइंट पे होती है, यानी वहाँ से लाइट डाइवर्ट आउट नहीं होती। पैराबोलिक मिरर्स की ये करैक्टरिस्टिक्स हैं कि वो एक ही पॉइंट पे लाइट इम्पोज करते हैं। लाइट इम्पोज करने के बाद इसलिए वो हेडलाइट्स में यूज़ होती है। हेडलाइट्स में यूज़ होने के साथ साथ उनमें क्या यूज़ होता है कि वो जो लाइट्स हैं वो जैसे ही हम अपनी मोटर बाइक्स जो है या कार्स हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो लाइट की रेज है वो एक ही जगह पे फॉल हो रही है। तो एक ही जगह पे फॉल होने के साथ साथ क्या होगा कि आया वो रेज रिफ्लेक्ट आउट नहीं होगी और वो एक ही पॉइंट पे गिवन होंगी। और जो ही वो एक ही पॉइंट पे गिवन होंगी तो उनके गिवन होने के साथ साथ हम इनको ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करने के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। लाइक प्लेन सर्फेसिस, like plane surfaces, spherical surfaces also reflect light following the two laws of reflection, कि जो प्लेन सर्फेसिस होंगे और स्फेरिकल सर्फेसिस, कि प्लेन सर्फेसिस से भी लाइट जो है वो पास आउट करती है और स्फेरिकल सर्फेसिस से भी, लेकिन वो वही दो जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के उन्हीं को मानेगी। जब वो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मानेगी तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड
by the spherical surfaces. Light is reflected by the spherical surfaces of concave and convex mirrors according to two layers कि दो लेयर्स के मुताबिक उनमें रिफ्लेक्शन पाई जाएगी। आया वो दो लेयर्स कैसी हैं कि अगर हम दोनों लेयर्स को स्टडी आउट करें कन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे आई विल बी आर कि ये आई एंगल ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कि जो रिफ्लेक्शन होगी वो स्फेरिकल सरफेस पे भी वैसी होगी कि आया उनमें एंगल वैसे ही निकलेंगे जैसे हमने स्मूथ सरफेस में बात की थी कि जो इंसिडेंट ऑफ रे होगी जो ही वो फॉल करेगी एक स्फेरिकल सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्ट होगी और जो ही वो रिफ्लेक्ट होगी तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में डिफरेंस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी तरह जो नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे में डिफरेंस होगा तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि आया रिफ्लेक्शन का कौन सा एंगल वहाँ एक्ट आउट कर रहा है। ये था कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर and the next is कनकेव मिरर कि कनकेव मिरर में क्या होगा सरफेस नॉर्मल एंगल रे ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे आई एंगल एंड आर एंगल रिफ्लेक्टेड रे कि जो रेज होंगी वो एज इट इज होंगी आया वो स्मूथ सरफेस हो या स्फेरिकल मिरर हो। क्या अगर स्मूथ मिरर की बात करें तो वहाँ भी रेज ऐसे ही डिपेंड करेंगी लेकिन जो रेज वहाँ डिपेंड करेंगी उन रेज का जो ताल्लुक होगा वो डिफरेंट होगा कि आया जो कन्वेकेव मिरर्स हैं वो रिफ्लेक्टेड मिरर्स को ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे उनमें एंगल ऑफ आर और इंसिडेंट में नॉर्मल रे में जो डिफरेंस होगा वो एंगल आई होगा कि आया वो कौन सा एंगल होगा एंगल आए। तो नेक्स्ट एक एक्टिविटी है आपकी बुक में 12.2 कि टेक अ कन्वेक्स मिरर और अ वेल पॉलिश्ड स्पून यूजिंग द आउटसाइड ऑफ स्पून व्हेन द कन्वेक्स सरफेस bulging आउटवर्ड एंड होल्ड इट इन वन हैंड एंड होल्ड अ पेंसिल विद स्टीप अपराइट पोजीशन इन अदर हैंड ट्राई टू लुक इन द इमेज ऑफ द मिरर कि एक हाथ में आप स्पून लें जिनकी सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड हों और जो ही सरफेस हाईली पॉलिश्ड होंगी उसको एक हाथ में पकड़िए और दूसरे हाथ में पेंसिल पकड़िए कि जो पेंसिल होगी उसकी पोजीशन अपराइट रखें। जो ही पोजीशन आप उसकी अपराइट रखेंगे ट्राई टू लुक एट द इमेज ऑफ द मिरर कि आप मिरर में उसकी इमेज चेक करें कि आया स्पून में उसकी इमेज चेक करें। जब आप इमेज चेक करेंगे तो इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर होगी या लार्जर होगी।
अगर इमेज स्मॉलर या लार्जर होगी तो इमेज को मूव आउट करके आप चेक करें कि अगर इरेक्ट होगी तो आया वो कौन सा मिरर होगा, वो कनकेव मिरर होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, कन्वर्ज करके एक रियल फोकस पैदा किया है। लेकिन जो ही हम देखेंगे कि अगर उसकी जो इमेज है वो इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड है, तो हम उसको क्या स्टडी करेंगे कि ये जो सरफेस है ये एक्ट कर रही है एज ए कन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। और डाइवर्जिंग क्या करेगा, उसमें से रेस जो है वो पास आउट नहीं होंगी। फिर इमेज के साइज़ का, कि इमेज की जो साइज़ है, अगर हम कनकेव सरफेस स्टडी करें तो उस पर इमेज की पोजीशन डिपेंड करेगी विद द डिस्टेंस, कि जो ही हम उसको पेंसिल को मूव आउट करके अगर देखें कि अगर करीब करने से उसकी इमेज ज़्यादा बड़ी हो रही है और दूर करने से वो छोटी हो रही है, तो हम क्या स्टडी करेंगे कि आया ये क्या है, ये कनकेव मिरर है। और जो ही हम उनके कनकेव मिरर को स्टडी करेंगे तो अगर उसकी पोजीशंस के लिहाज से उसके ऑब्जेक्ट के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कि इमेज का साइज़ जो है वो एज इट इज़ है, बेशक उसका डिस्टेंस हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, बात तो डिस्टेंस की है कि अगर हम उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उनकी इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आया वो क्या कहलाएगी कि ये क्या है, एक कनकेव, ये एक कन्वेक्स मिरर है। इसी तरह जो कन्वेक्स मिरर है वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका लाई करता है बिहाइंड दी मिरर, कि उसका फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड दी मिरर है। लेकिन कनकेव जो है उसका इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट है। और जस्ट लाइक हम एक और एक्टिविटी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज principal axis, center of curvature C, radius R, radius of the curvature, pole, light rays, व्यूअर, कि अगर देखने वाला यहाँ मौजूद है तो ही विल सी लाइक दिस इन द मिरर, कि वो प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखेगा, लेकिन जो लाइट से रिफ्लेक्ट होंगी उनका फिनोमेना भी कुछ लाइक दिस होगा, कि वो तो अगर उसका जो कन्वेक्स मिरर है ये है हमारी, अगर हम देखें इनमें तो इसका जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है। जो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिहाइंड द मिरर होगा तो बिहाइंड द मिरर होने से हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी वो डाइवर्ज इन इमेज फॉर्म होगी, कि वहाँ जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, एक इरेक्ट इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होगी। इसी तरह जो लार्ज शॉपिंग मॉल सेंटर्स होते हैं वहाँ कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लार्ज रिफ्लेक्शन शो करता है, वो लार्ज एरिया में रिफ्लेक्शन शो करेगा, और जो ही वो लार्ज एरिया में रिफ्लेक्शन शो करेगा तो वो रिफ्लेक्शन से एक बड़ी इमेज फॉर्म आउट करेगा। ये तो टॉपिक अबाउट हमारा रिफ्लेक्शंस, कि हम जो मिरर्स यूज़ करते हैं कि स्फेरिकल मिरर की वर्किंग क्या है और कौन सी जो डेफिनेशंस यानी टर्मिनोलॉजी से स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स में यूज़ होती हैं। हमने सारी टर्मिनोलॉजीज़ को डिटेल्ड में और अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस स्टडी कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज लोकेशन बाय
स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला, कि स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस विल टेल अबाउट the nature of image, whether it is real or imaginary, erect or inverted। कि जो हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे तो स्फेरिकल मिरर फार्मूला हमें ये बताएगा कि आया वो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक रियल इमेज है या हमारी इमेजिनरी इमेज है, कि यहाँ हम अपने ख्यालों में वो तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ आया वो एक इरेक्ट इमेज है, यहाँ इन्वर्टेड इमेज है जो मिरर पे फॉर्म हुई है। ये हमें बताएगा साइज ऑफ द इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Size of image is compared with size of object, तो साइज ऑफ इमेज कंपेयर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट टू आंसर ऑल द कन्वेक्शंस, कि हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि मिरर फार्मूला कहलाता है। किन सवालों का आंसर करने के लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं मिरर फार्मूला क्या है। इट इज़ द रिलेशनशिप, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P, image distance Q, from mirror and focal length F of the mirror। कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मिरर फार्मूला क्या है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, image distance Q from the mirror and the focal length F of the mirror। कि ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, कि आया कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मौजूद है और कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। इसी तरह हम उसकी मिरर की फोकल लेंथ भी स्टडी करेंगे, जिससे हम क्या स्टडी करेंगे कि इमेज की लोकेशन कैसे बन रही है। लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए इमेज का, फिर इमेज जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे मौजूद है ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हैंस फार्मूला इज 1/4 फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/q डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, के इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर, के इमेज का जो डिस्टेंस है वो मिरर से कितना है, एंड दी फोकल लेंथ एफ ऑफ द। एंड द नेक्स्ट इज इक्वेशन, इट इज ट्रू बोथ फॉर, इट इज ट्रू फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कि ये दोनों मिरर्स के लिए बिल्कुल ठीक है। आया वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर्स के लिए हम यही फार्मूला यूज आउट करेंगे। द नेक्स्ट इज साइन ऑफ कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, कि हम कौन से साइन यूज़ करेंगे अपने मिरर फार्मूला को शो करवाने के लिए। क्वांटिटी,
when positive and when negative. Object distance P, real object, virtual object. Next is image distance Q, real image, virtual image, real image and virtual image. Focal length F, concave mirror and convex मिरर कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो P, लेकिन जो ही वो पॉजिटिव होगा तो फिर एक रियल इमेज फॉर्म होगी कि जो ही वो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो क्या होगा, एक रियल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जो ही हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इमेज डिस्टेंस कि जो ही हमारी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी तो वो एक रियल इमेज फॉर्म होगी, लेकिन जो ही वो नेगेटिव आएगी तो वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। इसी तरह जो फोकल लेंथ की वैल्यू है अगर वो हमारी पॉजिटिव आएगी, ये सारी वैल्यूज हम फार्मूला पुट आउट करने के बाद, लिहाजा अगर हमें किसी का Q फाइंड आउट करना है तो हम P और F की वैल्यू देंगे। अगर Q पॉजिटिव वैल्यू में आएगा तो वो एक रियल इमेज फॉर्म करेगा, अगर Q नेगेटिव वैल्यू में आएगा तो वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। इसी तरह अगर हम फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास P और Q गिवन होगा। अगर वो पॉजिटिव में आएगा तो ये कनकेव मिरर होगा कि अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि फोकल लेंथ से हमने पता लगाना है कि आया कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, तो जब हम ये स्टडी करेंगे कि आया कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है तो इस मिरर के यूजिंग के साथ हम उसकी फोकल लेंथ स्टडी करेंगे कि जो फोकल लेंथ है जब हमने फार्मूला यूज़ करके वो फाइंड आउट किया तो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर एक कॉन्केव मिरर होगा, और अगर वो एक नेगेटिव वैल्यू है तो फिर वो कन्वेक्स मिरर होगा। इसी से नेक्स्ट जो है एक एक्टिविटी है, टेक अ कनकेव मिरर और अ वेल पॉलिश स्पून यूजिंग द कनकेव सर्विंग बर्निंग कि अगर आप एक स्पून लें और एक पेंसिल लें तो आप उन दोनों का देखें तो यहाँ अगर आप उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करके मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे तो मिरर फार्मूला ये क्लैरिफाई करेगा कि आया वहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, कि उसकी फॉर्मिंग के साथ वहाँ जो मौजूदगी है उसकी वो ये एलैबोरेट करेगी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है या फोकल लेंथ के आया स्पून में कौन सा मिरर फाइंड आउट हो, कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है। इस सब को फाइंड आउट करने के लिए हम एक एग्जांपल स्टडी आउट करते हैं कि आया ये फॉर्मूला ट्रू भी है कि नहीं। एलैबोरेशन थ्रू एन एग्जांपल 12.1 A convex mirror used to deflect light from an object placed 66 centimeter in front of mirror the focal length of mirror is 46 centimeter. Find location of image. Find location of image कि इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन डाटा
given data is P is equal to 66 centimeter, F is equal to -46 सेंटीमीटर। माइनस की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये एक कन्वेक्स मिरर है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/Q 1/F माइनस 1/P, कि वो 1/Q वैल्यू होगी, 1/F वैल्यू होगी और माइनस 1/P वैल्यू होगी। 1/Q फाइंड आउट करेंगे हम 1/46 सेंटीमीटर माइनस एंड माइनस 1/66 सेंटीमीटर। सो 1/Q विल बी इक्वल टू -127 सेंटीमीटर एंड Q विल बी इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, कि वो -27 मीटर। द नेगेटिव साइन कि आंसर जो हमारा होगा वो है द नेगेटिव साइन, the negative sign indicates that the image is behind the mirror and therefore it is virtual image, कि ये एक कन्वेक्स मिरर से फाइंड आउट हुई है। तो जैसे हमने साइन ऑफ कन्वेंशंस स्टडी की है, तो ये जो नेगेटिव साइन आया है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, दैट इमेज इज बिहाइंड द मिरर एंड देयरफॉर इट इज़ वर्चुअल इमेज। तो ये क्या फॉर्म होगी, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। और वर्चुअल इमेज के फॉर्म होने के साथ साथ हम यहाँ स्टडी करेंगे कि जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ डिपेंड करेगा, और नेगेटिव साइन डिपेंड करने से जो Q वैल्यू है उससे हमें ये पता लगेगा कि ये कौन सी इमेज फॉर्म हुई है, वर्चुअल इमेज। तो फिर जो हमारा जो मिरर फॉर्मूला है ये वाकई ये एलैबोरेट करता है कि यहाँ की जो एलैबोरेशन है वो माइनस साइन की वजह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज 12.2। Example 12/2, an object is placed 6 centimeter in front of a concave mirror, that has focal length 10 centimeter. Determine the location of image, कि डिटरमाइन करें लोकेशन ऑफ इमेज। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर दैट हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। determine the location of image, determine the location of image। given data P is equal to 6 centimeter and F is equal to 10 centimeter। using mirror formula 1/Q 1/F minus 1/P। 1/Q over 1/10 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ F, के F की वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे माइनस 1/P, कि जो P की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो यहाँ प्लेस करने के बाद आंसर विल बी 1/Q माइनस 1/15 सेंटीमीटर। 1/15 सेंटीमीटर एंड Q will be equal to -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। आंसर द नेगेटिव साइन
The negative sign indicates that the image is virtual behind the mirror, कि वो बिहाइंड दी मिरर है। कि नेगेटिव साइन यही हमें शो करवाएगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज होने के साथ साथ वो बिहाइंड दी मिरर है। क्योंकि यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, कन्वेक्स लेंस, कि जो ही कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा तो वो बिहाइंड दी मिरर इमेजेस फॉर्म होंगी, और जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो बिहाइंड दी होंगी। इसी से हम अगर इसके जो स्टडी करेंगे, अगर जो नोट के मैग्नीफिकेशन जो यूज़ होते हैं ऑप्टिक्स की, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो एनलार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज होती है वो स्मॉलर होती है देन द ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज कुड बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट से स्मॉलर जो है इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। कि आया जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उस साइज से ही इमेज फॉर्म होगी। तो जो एनलार्जिंग है, हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ हमने छोटा सा वर्ड लिखा है और मैग्नीफाइड जब हम यूज़ करते हैं तो वो वर्ड जो हमें बड़ा नज़र आता है, वो इसलिए बड़ा नज़र आता है क्योंकि जो इमेज ऑफ दी जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बिलो जो है इमेज फॉर्म नहीं होती। इसी तरह जो रे डायग्राम है वर्चुअल इमेज की, वो फॉर्मुलेशन होती है प्लेन पे, कि जो मिरर फार्मूला है ये हमें एक कंप्लीट एलैबोरेशन देता है कि आया कौन सा मिरर यूज़ हुआ है और कैसी इमेज फॉर्म हुई है। कि जो अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वेदर द इमेज इज़ रियल और इमेजिनरी, कि हम यहाँ ये भी पता लगाएंगे कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो वाकई ठीक इमेज है कि नहीं। ठीक इमेज होने के साथ साथ आया वो इमेज रियल है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट है कि या इन्वर्टेड है, कि कौन सी इमेजेस यहाँ फॉर्म हो रही हैं। ये था टॉपिक अबाउट मिरर लोकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर फार्मूला। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, कि जो ही अगर हमने ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल डिप की हुई है तो पेंसिल हमें बेंडेड फॉर्म में नज़र आएगी। क्या हम कहेंगे आया वाटर में कौन सी ऐसी रिफ्लेक्शन की है कि पेंसिल ही वहाँ बेंड आउट हो गई है। नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने के बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। जैसे हमने वेव्स में रिफ्लेक्शन स्टडी की थी इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, अकॉर्डिंग टू एन concept के if we dip one end of the pencil, if we dip one end of the pencil or some other object into water at an angle to the surface, the submerged part looks bent as shown। कि अगर हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर मौजूद है तो ग्लास ऑफ वाटर के साथ अगर हम जब देखेंगे तो यहाँ जो पेंसिल होगी वो एज इट इज़ मौजूद होगी। कि आया ये क्या है, यहाँ एक पेंसिल मौजूद है, लेकिन जो ही हम उसकी वाटर में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो हमें ऐसे शोन होगी। कि क्या होगा, वो थोड़ी सी बेंड हुई शो होगी। तो ये बेंडिंग ऑफ वाटर क्या है, ये बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इट्स इमेज is displaced because the light coming from underwater portion of the object
changes direction as it leaves, कि जो इमेज होगी डिस्प्लेस्ड, वो जो लाइट कमिंग है अंडर वाटर से, वो क्या करेगी, वो जो इमेज फॉर्म करेगी वो उसमें डिफ्रैक्शन शो या रिफ्रैक्शन शो करेगी। और रिफ्लेक्शन होने से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one transparent medium into another is called refraction। कि जो bending of light as it passes from one transparent medium to another is called refraction। कि रिफ्रैक्शन क्या होगी, जो बेंट हुई हुई है, कि जैसे ही हमने पेंसिल डिप की, तो पेंसिल डिप करने के बाद अगर हम पेंसिल को अबाउट पोजीशन से देखें तो पेंसिल बिल्कुल हमें स्ट्रेट नज़र आ रही है, लेकिन जो ही हमने ग्लास के व्यू से देखा तो जो पेंसिल है वो बेंट पोजीशन में मिल रही थी। और बेंट पोजीशन में इसलिए थी क्योंकि जो इमेज की डिस्प्लेसमेंट आई है वो लाइट कमिंग फ्रॉम अंडर वाटर आई है, कि अंडर वाटर से जो लाइट कम हो रही है उसने वो जो इमेज है उसको थोड़ा सा बेंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट can be explained with the help of a ray of light IO traveling from air falls on surface of a glass block। कि अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से स्टडी आउट करें तो एक्सपेरिमेंट से स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ग्लास ब्लॉक है या एक ग्लास स्लैब है जस्ट लाइक दिस। तो जो हमारे पास नॉर्मल एंगल होगा इसका, यानी नॉर्मल रे होगी, विल बी लाइक दिस नॉर्मल एंड पोजीशन, इंसिडेंट रे I angle of incidence, reflected angle of refraction, angle of refraction, air glass and the M emerging ray। कि अगर हम एक ग्लास स्लैब की देखें तो ग्लास स्लैब में हम देखेंगे कि ये जो ग्लास स्लैब है इसमें जो नॉर्मल एंगल हमारे पास मौजूद है, तो नॉर्मल एंगल से जो ही इंसिडेंट जो रे होगी वो जो ही इसको पास करेगी तो नॉर्मल एंगल पर जाके जो ही ग्लास की सरफेस से ये स्ट्राइक करेगी, जैसे ही ये ग्लास की सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो जो नॉर्मल रे होगी और इंसिडेंट रे होगी इनके दरमियान जो एंगल फॉर्म होगा वो कौन सा एंगल फॉर्म होगा कि आया ओ, आई और ओ के दरमियान जो एंगल फॉर्म होगा वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा। इसी तरह वो स्लैब के अंदर रिफ्रैक्ट हुई हमें रे नज़र आएगी कि आया वो रेस की क्या है, रिफ्लेक्शन हो रही है। इसी तरह जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में होगा एंगल, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह जो ही वो रे बाहर निकलेगी तो फिर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसका क्या होता है कि जो ग्लास है उसने सिर्फ रे को रिफ्रैक्ट किया है, जो ही उसने रे को रिफ्रैक्ट आउट किया है तो ग्लास के अंदर सिर्फ रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैरी आउट हुआ था। बाय जो ही रे एम से ई
ट्रैवल की तो वो रे फिर रे ऑफ ए इंसिडेंट की डायरेक्शन में डायरेक्शन और प्लेन में कन्वर्ट होगी। इसी तरह एट दी नेक्स्ट इज एट द एयर ग्लास interface the ray of light IO changes direction and bends towards the normal and travels along the path और कि उसकी जो बेंडिंग होगी तो बेंडिंग को क्या कहेंगे हम, यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर की है। एंड जो ही द एंगल I made by incident ray with normal is called incident angle और एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है नॉर्मल रे के साथ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। द एंगल आर made by the reflected ray with the normal is called angle of reflection कि जो ही वो रे ऑफ इंसिडेंट जो ही वो रिफ्रैक्ट हुई तो जो एंगल एन और रिफ्लेक्शन लाइट के दरमियान बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे जो ही ग्लास को लीव करेगी वो बेंड अवे कर जाएगी नॉर्मल पोजीशन से और ट्रैवल करेगी अलॉन्ग दी पाथ एन ए कि जैसे अभी हमने डायग्राम में स्टडी किया कि जो ही वो ग्लास स्लैब से पास आउट होगी कि ग्लास स्लैब के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन कॉज हुआ है, लेकिन जो ही वो ग्लास स्लैब से पास आउट होगी तो पास आउट होने के बाद दोबारा वो बेंड करके तो एम ई पास करेगी। अकॉर्डिंग टू टॉपिक द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes from air into glass and vice versa is called reflection of light। कि reflection of light क्या होगी? The process of bending of light as it passes from air into glass and vice versa कि जो ही जो लाइट है वो एयर या ग्लास से पास आउट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या है? ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि आज जो हमने जो ये आपका एक कंप्लीट स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी की है। लाइट से फिर हमने स्फेरिकल मिरर स्टडी किए हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बाद हमने उनकी टर्मिनोलॉजी स्टडी की हैं कि कौन से मिरर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया है कि लाइट किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है और कौन सी लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।